हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि मैं अपनी सैलरी स्लिप आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा कि ये जो सैलरी स्लिप है वो 3 साल 7 महीने, मतलब आप जब डबल ज्वाइन कर लेते हैं उसके 3 साल और 7 महीने बाद कितनी आपकी सैलरी है। यस, मेरे को इतना टाइम हो गया है। मैंने एज ए ऑडिटर यहाँ पे ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैंने 2 अटेम्प्ट में एसएस क्लियर किया और अभी मेरे को इतना टाइम हो गया जितना आपको मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं सीआईएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर था 2010-2013। अगर अभी तक आपने मेरी सीआईएसएफ जर्नी नहीं देखी है तो मैं वीडियो ऊपर आपके आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ खास बातें ये है कि एक तो ये टाइम पीरियड हो गया, इतने बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी। दूसरी जो भी मैं आपको सैलरी दिखाता हूं उसमें आप 15% हाइक और कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2020 से लेके आपका ये जुलाई 2021 तक इस डीए सीज कर दिया गया था। तो वो उतनी सैलरी की बढ़ोतरी अभी इस जो मेरी सैलरी स्लिप में वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप जब आएंगे तो आपके सैलरी स्लिप में ये दिखेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसमें जो आपकी सैलरी स्लिप है इसमें एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने आरई एग्जाम क्लियर कर लिया है। उसके वजह से मेरे को एक इंक्रीमेंट इसमें एक्स्ट्रा मिला। अगर आप आरई एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको ये एक इंक्रीमेंट इसमें एक्स्ट्रा दिखेगा, नहीं तो उसमें एक इंक्रीमेंट की जितने भी उसमें राशि रहती है 3% वो उसमें कम हो जाएगी अगर आपने क्लियर नहीं किया तो। उसके बाद में से एक लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका 4 साल में एनएफयू लगता है। तो मेरा 1 सितंबर को लगेगा 2021 में, जिस दिन मेरा बर्थडे है उसी दिन मेरा लगेगा। और ये जो 4 साल का जो पीरियड होता है उससे पहले आपको एक लेटर मिलता है एनएफयू का कि भाई आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डेट ऑफ जो प्रमोशन है वहां से आप लेना चाहेंगे। तो ये 4 इयर्स में कितनी सैलरी होती है, क्या होती है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां आप जाके आप देख सकते हैं कि 4 इयर्स में आपका पे फिक्सेशन कैसा होता है। एनएफयू का जो लेटर होता है जो मेरे को मिला वो भी आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा उसमें डिस्कशन में कि भाई लेटर में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अगर बीच में आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे और आपको आगे की चीज़ समझ नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं जो भी सैलरी स्लिप है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको 1 to 1 पॉइंट बताता हूँ और आपको मैं ले चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये आप आ जाते हैं, अपन देखते हैं। ये आगे आपकी सैलरी स्लिप आपके सामने है। ये सैलरी स्लिप वाई सिटी जिसमें एचआरए 16% होता है उसके हिसाब से मैंने बनाई है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेसिक है आपका 53,600 पे फिक्स हो जाता है 3 years and 7 months के बाद में। इसमें एक आरए का इंक्रीमेंट ऐड किया हुआ है। डी आप देख सकते हैं, फिर 9,112 जो भी आपका डी चल रहा था उसके हिसाब से एचआरए आपको 20 इसमें जो है 16% है। वाई सिटी के लिए मैंने उसको बनाया है। ये आपका इतना यहाँ पे हो गया। उसके बाद में आपको टीए मिलता है 3600, उस पर टीए के ऊपर भी अपने को मतलब डीए मिलता है जिससे कि एक्स्ट्रा हो जाता है। ये ही जो टीए है आपका जब एनएफयू लग जाता है तो ये डबल हो जाता है, 7200 हो जाता है। अभी इसमें आप ये देख रहे होंगे रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी। ये क्या रहता है, ये बच्चों की फीस रहती है। अगर आपके 2 बच्चों तो आपको मिलता है पर जो आपका चाइल्ड रहता है 27,000 मिलता है। 2 बच्चे आपके हैं तो उसमें 54,000। तो ये अप्रैल की सैलरी है। नॉर्मली क्या होता है कि पहले तो हर क्वार्टर में अपने को भरना रहता था, लेकिन अभी क्या होता है कि जब आपका जो एकेडमिक ईयर है पूरा हो जाता है तो अप्रैल में आपको एक फॉर्म भर के देना होता है, या रिसिप्ट आप लगा के दे सकते हैं, या सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म भर के देना होता है कि भाई आपका बच्चा पढ़ रहा है करके। तो पर चाइल्ड आपको ये 27,000 मिलता है। तो जैसे मैंने 2 बच्चों के लिए अप्लाई कर रखा था तो ये 54,000 मेरे को इसमें मिला हुआ है। तो इसको मतलब ये हमेशा नहीं मिलता है, ये साल में आपको एक बार ही मिलता है। तो इसके वजह से ये जो सैलरी है ये ग्रॉस आपकी 1,29,500 पर जा रही है। अगर इसको अपन माइनस कर दे तो ये रहेगा आपका 75,500। तो इसमें आप जैसे कि आपका जो ग्रॉस है इसमें ये जो मैंने आपको बताया था कि भाई डीए जो है वो सीज हो गया था, तो वो अगर आप ऐड करेंगे तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन डिडक्शंस पे आए तो इनकम टैक्स आपको कटाना पड़ता है। अब इसमें सिर्फ मैं इसमें 1000 रुपीज़ ही कटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने होम लोन लिया हुआ है जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सेविंग हो जाती है। होम लोन की वजह से आपको 2 लाख का तो मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर मिलता है, प्लस आपका 1.5 लाख के आसपास में जो इंटरेस्ट कट रहा होता है उस पर मिलता है। तो मतलब काफ़ी अमाउंट रहता है जो कि अपन बच जाता है इसके अंदर में। एनपीएस के अंदर में भी अपन 50,000 एक्स्ट्रा कटवा के उसमें इनकम टैक्स बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने होम लोन वगैरह कुछ लिया नहीं है तो हो सकता है कि भाई आपका जो ये इनकम टैक्स का जो अमाउंट है ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। सीजीएस जो कि मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए अपने 650 करते हैं। सीजीएस ये इंश्योरेंस वाला है, इसमें 60 रुपीज़ आपके कट जाते हैं। सीपीएफ जो अपने न्यू पेंशन स्कीम है उसका ये अमाउंट है 6271। ये आप देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए का 10% है। 14% का जो अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, लेकिन ये डिडक्शन आपका यहाँ पे होता है। अब अगर आपने कोई मतलब जैसे कि हाउसिंग अलाउंस वगैरह कुछ लिया हो, ये जैसे हाउसिंग अलाउंस अगर मैंने गवर्नमेंट की तरफ से लिया होता तो यहाँ डिडक्शन होता है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया, प्राइवेट बैंक से लिया था, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वरना ये यहाँ पे दिखता।
आपका ये जो हो गया कंप्यूटर एडवांस वगैरह अगर आपने लिया है या कंप्यूटर लोन लिया है, तो ये जैसे एडवांस पे नहीं है, मैंने कंप्यूटर लोन लिया था जब मैं आया था, तो लैपटॉप मैंने लिया था। नॉर्मली उस समय 30,000 मिलते थे लैपटॉप के लिए, लेकिन अभी अगर लैपटॉप आप लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 मिल जाते हैं। उसमें सिर्फ ये आपको 500 रुपये की, या अगर आप ज़्यादा कटाना चाहते हैं 1,000 रुपये भी आपके कट जाते हैं। मतलब नॉमिनल अमाउंट इसमें कटता है अपना, और अपन मतलब अच्छा खासा एक लैपटॉप ले सकते हैं। अभी 50,000 की इसमें लिमिट हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर आप साइकिल का एडवांस भी मिलता है, लेकिन ये साइकिल एडवांस वगैरह अपने डब्ल्यू को नहीं मिलता है, ऑर्डर लेवल तक ही मिलता है। फेस्टिवल एडवांस भी ऑर्डर लेवल तक ही मिलता है, मतलब सुपरवाइजर तक मिलता है, लेकिन डब्ल्यू को नहीं मिल पाता है ये सब चीज़ें। ये सिर्फ बेसिकली उन्हीं के लिए रहती हैं। जीपीएफ वगैरह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये पुराने बंदों के लिए है, अपने लिए नहीं है। नए बंदों के लिए जीपीएफ वगैरह नहीं है, एनपीएस वाला सिस्टम है, जिसमें कि आपको मैंने डायरेक्शन दिखा दिया है। टोटल डिडक्शन इसमें हो जाता है 8,481। ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे इनकम टैक्स ज़्यादा कटवाते हैं तो आपकी जो नेट है अमाउंट आएगा 67,000 अराउंड, अप्रोक्स आपका 67,000 आएगा इसमें। और अगर जब आपका 4 साल बाद में एनएफयू लग जाएगा तो उसमें एक अच्छा जंप आता है, वो है आपका 8 to 10,000 का। जैसे अभी सितंबर में जब मेरी सैलरी स्लिप आएगी, चलो सितंबर के बाद में अक्टूबर में जो आएगी, तो उस समय आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई कितना जंप आया। तो उस समय आपको अपनी सैलरी स्लिप शेयर करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई एनएफयू लगने का कितना फायदा होता है। और उसमें अगर आपने एक आरए का जो इंक्रीमेंट है वो क्लियर कर लिया तो कितनी सैलरी होगी, अगर वो आरए का एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया तो कितनी सैलरी होगी, इसमें काफ़ी फर्क आ जाता है। ये पीटी प्रोफेशनल टैक्स रहता है, ये अभी महाराष्ट्र में ये 200 है, तो यहाँ पे कट रहा है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ रहती हैं, ये एक्चुअली आप जहीं पे भी जाएंगे जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, खासकर जो आईएनडी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ये सब सोसाइटीज़ रहती हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ रहती हैं यहाँ पे। अपने को लगभग पर्सनल लोन के हिसाब से 9% में मिल जाता है, और बैंक जैसी कोई किचपिच नहीं होती है, तुरंत जाके फॉर्म बना तुरंत मिल जाता है। और मतलब लिमिट रहती है, किसी की 10 लाख की है, किसी की 15 लाख की है, तो इस सोसाइटी वगैरह में अपन मेंबर बन सकते हैं। और मतलब अगर आप जब आपको वहाँ से अगर पैसे की जरूरत हो कुछ हाउसिंग लोन के साथ में या कुछ ऐसा करके, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये डिडक्शन एक्स्ट्रा है, ये आप डिडक्शन अपने में मत जोड़िएगा, क्योंकि ये मैं पर्सनल ले रखा है तो यहाँ पे डिडक्शन हो रखा है। और फिर ये एसोसिएशन वगैरह होती है, उनके नॉमिनल ये जो है वो कटता है यहाँ पे। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे आ गया 50,780। तो इसमें से मैंने आपका ये जो डिडक्शन है इसको हटा दिया है, और आपका टेक होम जो है ये 66,739 यहाँ पे जो देख रहे हैं ये होगा। ये पूरा अमाउंट जो टेक होम है ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप ऊपर मैंने 54,000 इसमें आरटीएफ दिखाया हुआ है अप्रैल वाला। चलो अच्छा है, चलो मैंने अप्रैल की सैलरी इसलिए आपसे शेयर की, तो आपको आरटीएफ के बारे में भी पता चला कि भाई क्या कैसा क्या रहता है। तो एक अच्छा अमाउंट जब लास्ट में अप्रैल के टाइम पे ये मिलता है तो काफ़ी मतलब सैलरी अच्छी दिखती है अपने को। और सेम ऐसे ही सैलरी अच्छी दिखती है जिस समय आपका टूर लगता है, उस महीने में आपकी सैलरी कुछ ऐसी ही दिखेगी। तो ये आपका क्या है, अभी जो 66,739 है, इसमें आप 10 to 12% जोड़ लीजिए, मतलब 5 से 6,000 रुपये और जोड़ लीजिए, मतलब 71,000 के आसपास में आप इसको मान के चलिए कि आपकी 3 साल 7 महीने में हो जाती है। और इस 71,000 में 8 to 10,000 का जंप लगेगा जब आपका एनएफयू लग जाएगा, मतलब 4 साल बाद में सीधा जंप लगता है। मतलब 4 साल के अंदर में आपकी सैलरी 80,000 तक चली जाती है, मतलब टेक होम मतलब ये जो भी आपका इनकम टैक्स वगैरह ये सब कट के अप्रोक्स 80,000 हो सकता है कि भी 1,000 कम रहे या 1,000 ऊपर नीचे रहे, अप्रोक्स आपका इतना चले जाता है। जब भी मेरी जो सैलरी स्लिप आएगी इसकी अपनी एनएफयू लगने के बाद में, तो आपको मैं बताऊंगा। और क्योंकि जब मेरा एनएफयू लग रहा होगा उसी समय मेरे को सीपीडी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और अगर मैं सीपीडी एग्ज़ाम उस समय तो नहीं होगा, उससे हो सकता है क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, नहीं तो नॉर्मली उसी महीने में हो जाता है। तो अगर मैंने वो भी क्लियर कर लिया तो एक इंक्रीमेंट मेरे को उसका भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट ये जो खासकर आईएनडी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि भाई आपको इंक्रीमेंट मिलते हैं। 4 खासकर इंक्रीमेंट जो एग्जाम देके आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये जब पे कमीशन आता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आप आईएनडी ज्वाइन करते हैं तो ये जो इंक्रीमेंट खासकर आपको मिलते हैं इसका खास ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करके उसको दीजिएगा। तो टाइम से अगर आपको मिल जाता है तो जब भी पे कमीशन लगता है तो आपकी सैलरी और जिस बंदे ने ये क्लियर नहीं किया होता उसकी सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। दोस्तों ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, जैसे कि भाई एनएफयू के लिए आप देख सकते हैं कि भाई ये और मेरा एक बैचमेट है गौरव काशी, मैं ओम प्रकाश, ये मेरे को 19 से मिलेगा एनएफयू, उनको उसको 49 से मिलेगा। मतलब जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था हम दोनों का एक ही साथ हुआ था, लेकिन उनका 2-3 दिन से लेट हो गया था। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक 9 को ज्वाइन कर लिया तो मेरे को आरई एकदम 1 साल बाद में देने को मिला। इनका 2 दिन लेट हो गया, तो वो मतलब मेरा एग्जैक्ट पड़ रहा था, इनका 2 दिन लेट हो गया तो इनको 2 दिन का ग्रेस भी नहीं मिला और इनको 1 साल बाद आरई देना पड़ा। मतलब उनको कुल मिला के 2 साल बाद में आरई इनको देना पड़ा। तो ये फ़र्क पड़ जाता है कई बार जो जब अपन एग्ज़ाम देते हैं और उसका जो ज्वाइनिंग वगैरह आता है उस चीज़ में। तो इसमें देखिए नॉन फाइनेंशियल अपडेशन के लिए मेरे को इसमें मांग रखा है कि भाई आपको
डेट ऑफ प्रमोशन से चाहिए या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से चाहिए। अब क्योंकि मेरा सितंबर पर में पड़ रहा है तो मेरे लिए फ़ायदा यही होगा कि मैं डेट ऑफ प्रमोशन से ले लूँ। होता क्या है कि जब आप डेट ऑफ प्रमोशन पे इसको लेते हैं तो आप अभी मेरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो जुलाई में लगेगा, तो मेरे को ये 9 महीने का गैप अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को 9 महीने का गैप लग जाएगा। मतलब अगर मैं जुलाई में लेता हूँ तो मेरे को 9 महीने का गैप लगेगा। लेकिन फिर मैं अगर जुलाई में लेता हूँ तो मेरे को जनवरी 2000 कहाँ मिलेगा, अभी अगर मैं ये सितंबर 2021 में मेरा है और अगर मैं 22 में लेता हूँ तो मेरे को जनवरी 2023 में नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब जब भी आप एक नया प्रमोशन लेते हैं उसके 6 महीने बाद में आपका एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट चालू होता है, तो वो मेरे को 6 महीने का फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ 9 महीने का नुकसान हो रहा है। मतलब कुल मिला के 3 महीने का नुकसान हो रहा है। ये मतलब चीज़ें मैं आपको एक दिन एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मतलब क्या फ़ायदा क्या नुकसान है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। वैसे जो मैंने 4 इयर्स में आपकी जो सैलरी हो जाती है कर पे एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने उसमें आपको लिंक स्टार्टिंग में डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपको ईजिली उसमें समझ आएगा। तो कुछ इस तरह का लेटर रहता है। तो दोस्तों ये था सारा वीडियो, मैंने पूरी टॉपिक पूरा मतलब करने की कोशिश की। आप बताइएगा भी आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा भी आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो मैं बना के दूं, पूरी जानकारी ला के दूं, ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि भाई क्या चीज़ बच गया है, क्या चीज़ मतलब मेरे को और एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ बना रहता हूँ, ऐसे CPO सीजीएल की पोस्ट के बारे में जानकारी देता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।